प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपके पास संधि से संबंधित चैप्टर भेजा था पीडीएफ के रूप में। आज मैं दोबारा से वो भेजा है क्योंकि मुझे लगा कि आज वाला जो है वो ज़्यादा क्लियर है। देखिए, संधि की हम बात करने जा रहे हैं। संधि आपने अब तक जो है अब 11th क्लास में हो गए या 12th में हो गए, तो लगभग लगभग ये मानिए कि प्राइमरी से जो है ये शुरू हो जाती है संधि। और छठी सातवीं आठवीं इन सभी क्लासेस में जो है आप संधि पढ़ते हुए आते हैं। नौवीं दसवीं में भी जो है आप संधि पढ़ते हैं और संधि इतनी पढ़ चुके होते हैं कि अभी आपको ये टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाना चाहिए यदि आपने ये टॉपिक पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा है। देखिए, संधि व्यवस्था इंग्लिश में लिखा है ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग है, किस चीज़ की ज्वाइनिंग है? साउंड्स की ज्वाइनिंग है, ध्वनियों की ज्वाइनिंग है, वर्णों की ज्वाइनिंग है, मेल है। दो शब्द देखिए, गज और आनन। गज और आनन यदि हम शब्द देखते हैं तो इनमें आपको अभिनय बिना रुके एक ही शब्द के रूप में बोलिए। गज आनन गजानन बन जाता है। आपने देखा गज का अंतिम ए और आनन का आरंभिक आ मिलकर आ बन गए, यानी कि ए जो है वो आ में गायब हो गया। इसे ही हम संधि कहते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बेटा मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। मेल किसका है? मेल है वर्णों का। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। आप कह सकते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसके देखिए तीन भेद हैं। एक आपका स्वर संधि है, उसके बाद व्यंजन संधि है, उसके बाद विसर्ग संधि है। इससे पहले हम थोड़ी सी और संधि की बात करते हैं, उसके बाद हम भेदों की बात करेंगे। ध्यान ये रखेंगे आप कि संधि में दो प्रकार के जो हैं आपके पास शब्द होंगे। उन शब्दों में से एक बार जो है एक शब्द जो पहला होगा, जैसे अभी हमने एक शब्द जो है पढ़ा था और वो शब्द क्या था बेटे? गज और आनन। हम गजानन जो शब्द था उसके दोनों पार्ट्स यहाँ लिख लेते हैं। एक लिखा हमने गज एंड जमा जो है वो है आनन। ये आनन हो गया। अब गजानन जो मैंने लिखा, गजानन जो इसका जो है ज्वाइनिंग करने के बाद बन गया, तो गजानन जो बना, इसमें जो ध्यान देने की बात थी वो क्या थी कि जो हमने ये पहले गज लिखा और उसके बाद आनन लिखा। असली बात जो है वो ये है कि जो पहला शब्द है, पहले शब्द की पूंछ पकड़ी जाती है और दूसरा जो शब्द है उस शब्द का मुख या फेस जो है वो पकड़ा जाता है। इसकी टेल है और इसका जो है आपका फ्रंट है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और स्वर संधि जो है यदि हम करेंगे तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए आप, जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक होते हैं तो उस रूपांतरण को हम स्वर संधि कहते हैं। वो जो रूपांतरण हो गया, वो जो परिवर्तन हो गया, वो स्वर संधि कहलाता है। अभी हमने जो उदाहरण किया था गज जमा आनन, वो स्वर संधि का ही उदाहरण था। इसकी खासियत क्या है कि इसमें दोनों ही शब्द जो हैं, एक शब्द की पूंछ और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो दोनों ही स्वर होते हैं। ये इसकी खासियत होती है। आपको दूसरे वर्ण का जो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है स्वर है। ये मान लिया, यहाँ आप पकड़ लोगे कि हाँ ये स्वर है। दिक्कत है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है
कि जो पहला शब्द है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर है। यहाँ जो है आप ध्यान देंगे कि यदि पहला शब्द जो है और उसका अंतिम वर्ण पूरा है, अंतिम वर्ण यदि पूरा है तो उसमें डेफिनेटली स्वर जो है वो लगा हुआ है। और स्वर आपको पता है कि जब व्यंजन के साथ जुड़कर के स्वर आता है तो वो व्यंजन पहले रहेगा और स्वर उसके पीछे रहेगा। तो गज में ग हलंत जमा ए, उसके साथ ही ज हलंत जमा ए, यानी कि ए जो इसके अंदर स्वर लगा हुआ है। तो ये आपको पहचान याद रखनी पड़ेगी, यानी कि एक प्रकार से वर्ण विच्छेद जो है वो आपको आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं और ध्यान देते हैं इसके भेदों पर। 3 भेद हैं बेटा, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। मोटी मोटी सी परिभाषाएं जैसे मैंने आपको अभी बताई स्वर संधि के बारे में, दोनों तरफ ही स्वर होंगे। जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक होते हैं तो उस रूपांतरण को स्वर कहते हैं। या एक सिंपल सी परिभाषा आप बना लें, स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। थोड़ी सी मुश्किल परिभाषा बनाते हैं, तो जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो और उनके मेल होने से जो परिवर्तन हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। पहला क्या है बेटे? पहली है दीर्घ संधि, उसके बाद क्या आएगी आपकी? दीर्घ संधि के बाद जो है हमारी गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। इस प्रकार से ये इसके 5 भेद हैं। तो इन 5 भेदों की भी हम बात करेंगे, एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। और अब तक की बात जो है मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। हम स्वर संधि की बात कर रहे थे। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहें आप इसे या दीर्घ स्वर संधि कहें, यदि हर्ष या दीर्घ ए ई उ के आगे, अब ये आपको ध्यान रखना है, हर्ष या दीर्घ, यानी कि ये ए ई उ हर्ष है, ये दीर्घ क्या है? ये आ ई और उ के आगे क्रमशः है हर्ष या दीर्घ ए ई उ, यानी कि फिर वही ए ई उ भी और आ ई, ये देख ठीक से लिख देता हूं मैं, और उ आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं या दीर्घ संधि कहते हैं। तो एक तरफ यानी कि प्रथम जो हमारा शब्द है, प्रथम जो शब्द है उसके अंत में ए ई उ में से कोई आ जाए और द्वितीय जो शब्द है उसके अंत में भी ए ई उ में से कोई आ जाए, चाहे हर्ष आए चाहे दीर्घ आए। देशी भाषा में कहें तो चाहे छोटी आए चाहे बड़े आए, चाहे ए आए चाहे आए, चाहे ई आए चाहे ई आए, चाहे उ आए चाहे उ आए, तो वो बन क्या जाते हैं बेटे? आ ई और उ बन जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, आ ई उ बन जाते हैं। विशेष इस पर आपने गौर करनी है। नियम क्या होता है बेटे? अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, उदाहरण देखिए आप। मत जमा अनुसार क्या बन गया? मतानुसार। क्यों? यहाँ क्या है? ए है लास्ट में, और ये भी क्या है? ए और ए जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ, तो मतानुसार। जन्म जमा अंध क्या बन गया? जन्मांध। जन्मांध कैसे बना बेटे? यहाँ ए है और इधर भी ए है, ए जमा ए बराबर है आ, यानी कि दोनों हर्ष हैं। इधर देखिए आप, गिरी जमा गिरी और ईश, यहाँ क्या है? ई, यानी कि छोटी ई जिसको बोलते हैं, ये क्या है? बड़ी ई। अब छोटी ई बड़ी ई जुड़ेंगी तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई, गिरीश बन गया। सु जमा उक्ति क्या बन गया? सूक्ति। क्यों? छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, और ये दोनों छोटा ऊ जुड़े तो फिर ये बड़ा ऊ बन गया, जिसका बड़ा ऊ कहते हैं, तो ये सूक्ति बन गया। अब देखिए आप आगे उदाहरण, यहाँ है सबसे पहले ए जमा ए के उदाहरण। तो ए जमा ए से क्या बनेगा बेटा? आ। देह जमा अंत देहांत, चरण जमा अमृत चरणामृत, शब्द जमा अर्थ शब्दार्थ, हिम जमा अंचल या हिम जमा अचल हिमाचल। ओके, इसके बाद जो है इधर भी जो है आप इसके उदाहरण
देख पाएंगे। उदय जमा अचल, उदयाचल। दीप जमा अवली, दीपावली। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। और राम जमा अवतार, रामावतार। इसके बाद ये ए जमा आ, क्या बनेगा? आ। यानी कि देखिए मोटी सी बातें बेटे याद रखिए आप कि यहाँ से यहाँ हम थोड़ा सा लिख के देखते हैं। देखिए यदि ए आपका है पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम जो है ए है तो बन जाएगा आ। और यहाँ है ए और फिर आपका यहाँ मिल जाएगा आ तो भी बन जाएगा आ। यहाँ है आ और इधर जो है ए तो बन जाएगा आ। इसी प्रकार से आगे यदि हम चलते हैं तो फिर यदि है पहले का अंतिम आ और दूसरे का प्रथम जो है वो आ है तो भी बन जाएगा आ। ये चार रूप हो गए। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं फिर ई की। उसका भी नियम क्या है? वही ई जमा ई बन जाएगा ई। और ई जमा ई बन जाएगा ई। और इसके साथ ही जो है हम आगे यदि बात करते हैं तो ई जमा ई बराबर है ई। इस प्रकार से जैसे हमने अ के किए उसी प्रकार से ई भी, यानी कि कुल मिलाकर के जब बनेगा एट लास्ट तो वो ई बन जाएगा, यानी कि वो दीर्घ स्वर बन जाएगा। इसको आप बड़ी ई कहते हैं, बड़ी ई बन जाएगा। और ऐसे ही जो है हम ऊ की बात करेंगे। ये ऊ जमा ऊ बन जाएगा क्या बेटे? ऊ। ऊ जमा ऊ बन जाएगा ऊ। और इसी प्रकार से ऊ जमा ऊ बन जाएगा ऊ। ऊ जमा ऊ बन जाएगा ऊ। ऐसे आप याद रखिए इसको, आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने पहला नियम किया, दूसरा नियम कर लिया हम। भोजन जमा आले, भोजनालय। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो ये न में ए है और ये क्या है बेटा? आ। तो बन गया क्या? आ। तो भोजनालय बन गया। ऐसे ही शिव में ए है और आलय में आ है तो क्या बन गया? शिवालय। और गज में ए है और यहाँ आ है, पहले भी आ चुका है ये बन गया गजानन। धर्म जमा आत्मा, ये धर्म में एट लास्ट क्या है? ए। और यहाँ शुरू में क्या है बेटे? आ। बन गया क्या? धर्मात्मा। धर्म में ए लास्ट में है बेटा और इधर आ है तो ये धर्मात्मा बन गया। इसी प्रकार से यदि हम आगे बात करते हैं तो उदाहरण देखिए आप। ये दश है और जमा है आनंद, दशानन बन गया। वृक्ष जमा आरोपण, वृक्षारोपण बन गया। यहाँ ए लास्ट में और यहाँ फर्स्ट में आ। उसी प्रकार से ये विश्राम ए है और ये आ है, विश्रामालय बन गया। हिम जमा आले, हिमालय बन गया। अगला नियम आ जमा आ, करुणा जमा आलय, करुणालय बन गया। महा जमा आत्मा, महात्मा बन गया। अब इधर क्या होगा बेटे? यहाँ भी आ है, इधर भी आ है और इधर भी आ है। आ और आ जुड़ के क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। महाजमा आत्मा महात्मा, तो ये भी आ है और इधर भी आ है। महाजमा आशय महाशय, तो ये भी आ है और ये भी आ है। चिकित्सा जमा आलय, चिकित्सालय बन गया, दोनों तरफ आ है। ऐसे ही ये कुछ उदाहरण इधर भी दे रखे हैं। विद्या जमा आलय है, विद्यालय बन गया। दया जमा आनंद, दयानंद बन गया। विद्या जमा आनंद, विद्यानंद बन गया। इसके बाद देखिए आप अगला जो है नियम हमारा आ जमा ए बराबर है आ, तो यथा जमार्थी यथार्थ बन गया। परीक्षा जमार्थी परीक्षार्थी बन गया। सीमा जमांत सीमांत बन गया। अगला नियम है ई जमा ई, ये नियम अगला है बेटे। गिरी जमा ईश, गिरीश बन गया। यहाँ ई और ये ई, ये छोटी यानी कि ये बड़ी ई, तो गिरी जमा ईश गिरीश। हरि जमा ईश, हरीश बन गया।
प्रति जमा ईक्षा प्रतीक्षा बन गया। कपि जमा ईश कपीश बन गया। अगला नियम आ गया हमारा, ये है बड़ी ई जमा छोटी ई बराबर है बड़ी ई। महा जमा इंद्र, मही जमा इंद्र महेंद्र, ये मही ये यानी कि बड़ी ई और ये छोटी ई बन गया बड़ी ई। शचि जमा इंद्र शचेंद्र, ये बड़ी ई और ये छोटी ई बन गया बड़ी ई। फिर देखिए छोटी ई जमा छोटी ई बराबर है बड़ी ई। तो यहां देखिए आप अति जमा ईव, अति और ये इव, छोटी ई है और ये भी छोटी ई है, ये अतियु बन गया, यानी कि छोटी जमा छोटी बराबर बड़ी। कवि जमा इंद्र, ये कविंद्र बन गया। इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अधिकतर जो है जिनके नाम रविंद्र होते हैं वो भी गलत लिखते हैं। आशा करता हूँ कि अपने रविंद्र सर तो शायद ठीक ही लिखते होंगे। कपि जमा इंद्र, ये कपिंद्र बन गया। और ये है आपका रवि जमा इंद्र रविंद्र, ये छोटी ई और ये भी छोटी ई जुड़ेंगी तो बन जाएगी क्या बेटे, बड़ी ई बन जाएगी, तो रविंद्र बन जाएगा। ई जमा ई बराबर है बड़ी ई। रजनी जमा ईश रजनीश, दोनों बड़ी ई थी, बड़ी ई रह गई। सती जमा ईश सतीश। उ जमा उ बराबर है उ, ये ध्यान देने की बात है। ये गुरु और उपदेश, गुरुपदेश हो गया। देखिए ये मैं थोड़ा सा इस पर जो है आपसे बात जरूर करना चाहूँगा। इसको समझने के लिए आप मेरी ये जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ये आपका हर्ष है और ये आपका दीर्घ है। इसको उ बोलते हैं, इसको ऊ बोलते हैं, ठीक है। सामान्य जो मात्रा है वो इसकी ये है और इसकी मात्रा ये है। यानी कि यदि आप स में मात्रा लगाते हैं तो ये आपका हर्ष हो गया, और यदि आप दीर्घ लगाते हैं तो ये आपका दीर्घ मात्रा हो गई। ओके, बट यदि आप इस मात्रा का प्रयोग र के साथ करते हैं, र के साथ जो है इस मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो ये मात्रा इस प्रकार से नहीं लगाई जाती। विद्वानों ने जब देखा कि ये मात्रा यहाँ लगाने से अजीब लग रहा है, उल्टा ये पूंछ जो इसकी बढ़ जाती है, तो इसकी जगह जो उन्होंने बदल दी कि जब ये जगह इधर खाली पड़ी है तो इस मात्रा को यहाँ लगा दो, इस मात्रा को यहाँ लगा दो। यानी कि ये मात्रा यहाँ से कट कर दी गई और ये मात्रा पहुँच गई यहाँ पर और यहाँ पर। यानी कि छोटे ऊ की मात्रा जो है वो ये हो गई बिना घुंडी की, और बड़े ऊ की मात्रा जो है वो ये घुंडी वाली बन गई। इस पर आप ध्यान देंगे। हम आ गए थे गुरु जमा उपदेश पर, वहीं पहुंचते हैं बेटे। यस, हाँ ये रहा गुरु जमा उपदेश। क्या बन गया बेटे, गुरु गुरु जमा उपदेश। ये देखिए छोटा ऊ यहाँ भी छोटा ऊ है और इधर भी छोटा है, और यहाँ जो क्या वो घुंडी वाला बन गया बड़ा। सु जमा उक्ति सूक्ति, ये छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है, ये बन गया बड़ा ऊ। इसी प्रकार से बेटे ये देखिए आप लघु जमा उत्तर, लघुत्तर बन गया। ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, बन गया बड़ा ऊ। भानु जमा उदय, ये बन गया आपका भानुदया। ऐसे ही जो है ये बाकी उदाहरण आप करेंगे। बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी कि ऊ जमा ऊ बराबर है ऊ। यदि छोटा बड़ा मैं कह रहा हूँ ये होते नहीं बेटा, ये आपको समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है, और आप शायद छोटी कक्षाओं में भी इस प्रकार से कहीं ना कहीं पढ़ के आएंगे। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ना ऊ छोटा बड़ा होता है ना ई छोटी बड़ी होती है। बस ये अलग अलग चीजें हैं, यानी कि एक इंडिया एक पाकिस्तान है, अलग अलग है बिल्कुल। ये देखिए आप, ये है आपका भू, भू जमा ऊर्जा बनेगा भूर्जा, इनके बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर है बड़ा ऊ। उल्टा मैं तो जो है यहाँ तक भी इसको बोल देता हूँ बेटा कि ये ताऊ जमा ताऊ बराबर है ताऊ, ठीक है। और चाचा जमा ताऊ बराबर है ताऊ, चाचा जमा चाचा बराबर है ताऊ, ठीक है। और ताऊ जमा ताऊ बराबर है ताऊ, समझ गए आप शायद बात मेरी। चाची जमा चाची बराबर है ताई, चाची जमा ताई बराबर है ताई, और ताई जमा चाची बराबर है ताई, और ताई जमा चाची बराबर ताई जमा ताई बराबर है ताई। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ भी जो है उदाहरण और दे रखे हैं, ये देखिए उ जमा ऊ बराबर है ऊ, यानी ये छोटा ऊ आ गया, ये बड़ा ऊ आ गया और ये बड़ा ऊ बन गया। इस प्रकार से ये बड़ा ऊ आ गया, ये छोटा ऊ आ गया और बड़ा ऊ बन गया। ये जो है इसका मोटा सा नियम है। इसके बाद हम बात करते हैं गुण संधि के। गुण संधि की बात कल करेंगे हम, आज आप केवल संधि की परिभाषा लिखेंगे, संधि का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, विच्छेद लिखेंगे। विच्छेद क्या होता है बेटे? देखिए संधि का विपरीतार्थक जो शब्द होता है वो होता है विच्छेद, और समास का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है विग्रह। तो विग्रह और विच्छेद को भी आप जो है याद रखेंगे। विच्छेद क्या होता है? विच्छेद होता है तोड़ना। ये विच्छेद है। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना और संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, यानी कि यदि हमने विद्या जमा आलय विद्यालय कर दिया, तो विद्यालय को दोबारा तोड़ करके यदि हम विद्या जमा आलय कर देंगे तो वो उसका विच्छेद हो गया, वो उसका संधि विच्छेद हो गया, संधि को तोड़ना। ठीक है, तो संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, विच्छेद की परिभाषा, उदाहरण इन सब के, और तीनों के नाम, यानी कि भेद तीनों हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके साथ ही फिर आप स्वर संधि शुरू करके पांचों के नाम लिखकर, और पांचों में से जो प्रथम है आपकी दीर्घ संधि, उसको आप शुरू कर देंगे। ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिख देंगे। अधिक से अधिक उदाहरण लिखने का आप प्रयास करेंगे। कल हम इसके बारे में आगे बात करेंगे।